गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग जो बातचीत करेंगे प्रॉब्लम नंबर फोर्थ। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉब्लम कवर किए और आप लोगों ने सिस्टमैटिकली वो प्रॉब्लम देखे पढ़े और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। जैसे कि आप लोगों के रिस्पॉन्सेस से उसके ऊपर से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि आप लोग एकदम मतलब सिस्टमैटिकली वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड और ग्रास्पिंग कर रहे हो। तो ऐसे ही अभी ये कंटिन्यू सफ़र हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो आज का ये प्रॉब्लम नंबर फोर्थ आखिरी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी आप लोगों की एग्जामिनेशंस नज़दीक आ रही है तो हमें अगले चैप्टर की तरफ भी जाना होगा। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉब्लम थे, इसके ऊपर आप लोग आसानी से आप लोगों की एमसीक्यू टाइप वाली एग्जामिनेशन हो गई तो एमसीक्यू टाइप वाली एग्जामिनेशन दे सकोगे, या डिस्क्रिप्टिव टाइप हो गई तो डिस्क्रिप्टिव टाइप वाली एग्जामिनेशन दे सकोगे। तो एग्जामिनेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को गारंटेड नहीं आएगा। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है उन स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बार बार ये वीडियो देखिए। अगर आप लोगों ने पूरा कंसंट्रेशन कर नोटबुक लेकर पेन पेंसिल कैलकुलेटर लेकर खुद इन्वॉल्व होकर उसके अंदर अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की तो गारंटेड आप लोगों को ये समझ में आएगा, क्योंकि नियर अबाउट 90% स्टूडेंट्स को अगर समझ में आता है तो रिमेनिंग 10% स्टूडेंट्स को भी समझ में आना ही चाहिए। अगर कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम आप लोगों को होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे और या एनी अदर मीडिया आप लोगों को जहां से पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। ओके, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करेंगे हमारा प्रॉब्लम नंबर फोर्थ। आज कौन सी बैलेंस शीट है? द बैलेंस शीट ऑफ द नैनो बैंक लिमिटेड। आज की जो बैलेंस शीट है हमारी नैनो बैंक लिमिटेड की एज ऑन 31 मार्च 2003। तो ये प्रॉब्लम देखो अभी 2003 का प्रॉब्लम है। तो ये रेगुलर सेंटेंस जैसे कि हर दिन आते हैं वैसे ही आ जाए। यहाँ पे हम लोग अभी अंडरलाइन करेंगे। डेबिट आएगा तो हम लोगों को पता है जैसे कि हमारा रूल होगा शेड्यूल नंबर 6 से लेकर शेड्यूल नंबर 11 तक हम लोगों को ढूंढना होता है, और क्रेडिट होगा तो शेड्यूल नंबर 1 से लेकर शेड्यूल नंबर 5 तक हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये तो हर दिन वाली बात थी, रेगुलर वाली बात थी, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग आगे जाएंगे। कैश इन हैंड कहाँ पे आएगा? अभी शेड्यूल नंबर 6 कैश इन हैंड। शेड्यूल नंबर 6 कैश विथ बैलेंस विथ आरबीआई। अगर आरबीआई आता है तो शेड्यूल नंबर 6, और आरबीआई छोड़कर एनी अदर बैंक लिखा है देखो वहां पे। अदर मतलब 7, अदर मतलब 7। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फर्स्ट प्रॉब्लम से आ रहा है ये, तो शेड्यूल नंबर 8 के अंदर चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन द शेयर, सिर्फ वहां पे उन्होंने शेयर नाम दिया है तो शेयर का मतलब उसके पीछे क्या वर्डिंग है, तो इन्वेस्टमेंट इन द शेयर है, इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट इन द डिबेंचर एंड बॉन्ड्स है। तो सिर्फ वो वर्डिंग का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 8। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स ये भी शेड्यूल नंबर 8 के अंदर चला जाएगा। अभी देखो बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 9। बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड चला जाएगा शेड्यूल नंबर 9। लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 9 के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब फिक्स्ड असेट शेड्यूल नंबर 10। अदर फिक्स्ड असेट नॉन बैंकिंग असेट, अदर फिक्स्ड असेट ऐसा वर्डिंग दिया है उन्होंने। तो अदर का मतलब जो फिक्स्ड असेट नहीं है वो लेना है, तो ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 11। टैक्स पेड इन एडवांस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसा ही खर्चा है तो ये चला जाएगा 11 नंबर अदर असेट्स के अंदर। और स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 11। तो डेबिट साइड देखो कितने जल्दी खत्म हो जाती है। अगर आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये आप लोगों को प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा। हर दिन ये बात आप लोगों को बोलता हूँ मैं, आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों को आएगा डे बाय डे। तो इसके अंदर कुछ खास नहीं, एक दो प्रॉब्लम स्टार्टिंग वाले अगर आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन करके देखे ना तो बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो ये था हमारा डेबिट साइड वाला पार्ट जहाँ पे कुछ खास नहीं है। 90% तो आइटम्स वही है जो हर दिन आते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे क्रेडिट साइड। शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1। स्टैट्यूटरी रिजर्व शेड्यूल नंबर 2। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, जहाँ पे भी रिजर्व वर्डिंग अटैच किया है वो सब चले जाएंगे शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। रेवेन्यू रिजर्व ये भी चलाया जाएगा 2 के अंदर। डिमांड सेविंग टर्म, नाम में बोलता है मुझे डिपॉजिट के अंदर लिखो तो हम लोग लिखेंगे डिपॉजिट के अंदर 3 नंबर। डिपॉजिट का शेड्यूल नंबर 3। टर्म यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, नाम बदल कर दिया है उन्होंने। चलो अभी हम लोग आगे जाएंगे। बोरोविंग, बोरोविंग क्या बोलता है मुझे? नंबर 4 के अंदर लिखो।
बिल्स पेबल मुझे बोलता है फिफ्थ के अंदर लिखो, अभी आ गया है, इसके सिवा प्रॉब्लम पूरा हो ही नहीं सकता। इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट हो या क्रेडिट, अभी आज कौन सा दिया है उन्होंने, तो क्रेडिट, क्रेडिट कहाँ पे चला जाएगा, फिफ्थ, और डेबिट होगा तो 11th। इंटरेस्ट एक्रूड आज आया है क्रेडिट साइड, क्रेडिट होगा तो हमने ऊपर लॉक किया है, हमको आइडेंटिफाई करना है कहाँ से, 1 से लेकर 5th तक, तो ये चला जाएगा 5th। और सबसे आखिर में उन्होंने दिया है करंट ईयर का प्रॉफिट, जहां से हमारी होती है जर्नी की शुरुआत, जहां से शुरुआत होती है हमारे वर्किंग नोट की। तो आज क्या मिसिंग है बोलो मुझे, सर आज के प्रॉब्लम में उन्होंने लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं दिया है। अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हम लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने दिया होता तो हम लोगों का प्रोसेस क्या होता, सबसे आखिरी में बॉटम लाइन में हम लोग वर्किंग नोट के क्या करते, उसे ऐड करते। आज दिया नहीं है तो हम लोग उसे वहां पे नील लिखेंगे, या तो लिखने की भी जरूरत आप लोगों को है ही नहीं। तो ये थे हमारे क्रेडिट साइड वाले पूरे आइटम्स और उनकी वहाँ पे नंबर्स के अंदर पोस्टिंग। तो आगे जाए हम लोग अभी, चलो एडजस्टमेंट, आज क्या एडजस्टमेंट्स आई है, देखो यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट्स उन्होंने दिए आज। तो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, द करंट ईयर प्रॉफिट इज बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। अनएक्सपायर्ड का डिस्काउंट का मतलब बोलो मुझे, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, और इसके दो इफेक्ट होंगे, जब एडजस्टमेंट आएगी तो डबल धमाका, याद रखना है, डबल एंट्री होगी वहां पे। फर्स्ट कहां से माइनस करेंगे हम लोग, करंट ईयर प्रॉफिट। तो नीचे आप लोग वर्किंग नोट देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों के सामने वर्किंग नोट दिए उन्होंने, आप लोग यहाँ पे वर्किंग नोट देख सकते हो। वर्किंग नोट के अंदर ये देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 50 लाख रुपीज आप लोगों को, ये ट्रायल बैलेंस लिया हम लोगों ने, चलो एक बार ट्रायल बैलेंस देखते हैं। सबसे आखिरी में ये था ना नेट करंट ईयर का प्रॉफिट 50 लाख रुपीस, तो ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वर्किंग नोट के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर किया, यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है। और वहां से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, शेड्यूल नंबर 5th के अंदर। तो लेस किया ये वहां से हम लोगों ने 50 लाख रुपीज में से 50,000 अगर माइनस करोगे आप लोग, तो आपको कितना मिलेगा अमाउंट, 49,50,000, क्योंकि आज सिंगल एडजस्टमेंट उन्होंने दी है। देखो यहाँ पे द फर्स्ट, द करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 50,000। तो फर्स्ट हम लोगों ने माइनस किया यहाँ से, और सेकेंड इफेक्ट चलो हम लोग देखते हैं अभी शेड्यूल नंबर 5th के अंदर कवर किया है या ना किया है। शेड्यूल नंबर 5th, ये देखो यहाँ पे रहा शेड्यूल नंबर 5th। तो शेड्यूल नंबर 5th के अंदर रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड या अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, दोनों का मतलब एक, ये दोनों का नाम एक जैसा ही है। तो यहाँ पे 50,000 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट बोलकर, ताकि आप लोगों को और डिटेल में समझ में आए। एडजस्टमेंट, ओके। तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। चलो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ हम लोग जाएंगे। एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, ऑल्सो मेक नेसेसरी अप्रोप्रिएशन फॉर स्टेट्यूटरी रिजर्व। ये तो बोलने जैसी बात ही नहीं है, हम लोग तो उन्होंने बोला तो भी 20% कैरी फॉरवर्ड करते, ना बोला तो भी हम लोग 20% कैरी फॉरवर्ड करते। तो उन्होंने बोला है कि नेसेसरी अप्रोप्रिएशन कर लो स्टेट्यूटरी रिजर्व की, और हम लोग वो कंपल्सरी प्रॉब्लम के अंदर 20% हम लोग क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसके ऊपर भी एक सवाल था कि सर यहाँ पे 20% आपने लिया है, तो कई सारे बुक्स के अंदर 25% भी लिया गया है। तो देखो 20 लो या 25% लो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ वहाँ पे अमाउंट के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। 20 या 25 ये दो अगर लोगे तो आप लोगों का जो ये वर्किंग नोट वाला पार्ट है, कौन सा, ये वर्किंग नोट वाला, तो यहाँ पे अगर 25% आप लोगों ने लिया तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगी, और ये जो बैलेंस है ना, बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, तो ये यहाँ पे ही चेंज हो जाएगी। मतलब ये आखिरी दो पार्ट जो है ना आप लोगों को, ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों के वजह से प्रॉब्लम के अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। आपका सेकंड नंबर, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसफर कहाँ पे होने वाले, शेड्यूल नंबर सेकंड के अंदर ही होने वाले, तो टोटल सेकंड का वही आएगा जो ऑलरेडी 20% से आता है। तो आप लोग उसका टेंशन मत लो कि 20 है 25% है, 20 भी चलता है 25 भी चलता है, लेकिन आप लोग का सभी का आंसर कांस्टेंट आए,
इसीलिए 25% सभी स्टूडेंट्स ने मेंटेन करना है। अगर कोई स्टूडेंट्स 25 रखेंगे, कोई स्टूडेंट्स 20% रखेंगे, तो एक कंफ्यूजन ना बना रहे। तो कॉलेज लाइफ में एक चीज़ तय करनी होती है कि 20 लेना है, 25% लेना है। तो स्टार्टिंग से हम लोगों ने 20 लिया है तो 20 के हिसाब से जाएंगे, अगर 25 होगा तो 25 के हिसाब से जाएंगे। तो प्रॉब्लम के अंदर, आंसर के अंदर कुछ चेंजेस होने वाले है ही नहीं। तो समझ में लेना है प्रोसेस, बस, बाकी कुछ नहीं है। तो हम लोग इसकी 20% प्रोविजन करते हैं और हम लोग वो करेंगे। उसके बाद एथोराइज्ड कैपिटल, देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 आई है। एथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द बैंक 50 लाख डिवाइडेड इनटू द 50,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। 50,000 शेयर से एक शेयर्स की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो अल्टीमेटली एथोराइज्ड कैपिटल कितना आएगा? 50 लाख रुपीज़। तो चलो अभी हम लोग शेड्यूल नंबर 1 चेक करते हैं, वहाँ पे आया है का। ये देखो शेड्यूल नंबर 1 के अंदर एथोराइज्ड कैपिटल ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने लिया है 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट कॉलम 50 लाख रुपीज़। और वहाँ पे हम लोगों ने डबल अंडरलाइन किए। आज डबल अंडरलाइन का मतलब बोलो। डबल अंडरलाइन का मतलब सर अभी हम लोगों को समझ में आया है। डबल अंडरलाइन मतलब वो टोटल के अंदर हम लोगों को लेना नहीं है, वो जस्ट वहाँ पे लिखना है। और हमारी जो टोटल टैली होगी, वो टोटल टैली होगी जो हमारा इश्यूड कैपिटल होगा, पेड अप कैपिटल होगा, उस अमाउंट से ये टैली होगी। और ये 47,20,000 कहाँ से आ गए? आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर से आ गए। तो देखो एक बार ट्रायल बैलेंस है, देखो यहाँ पे 47,20,000। और कल भी आप लोगों को बोला था मैंने कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर अमाउंट होती है ना, उसी से आपका शेड्यूल आप लोगों को टैली करना है। समझ में आ रहा है ये? ओके, तो ये थे आप लोगों के आज के 3 एडजस्टमेंट। अरे आज सर कुछ खास है ही नहीं। तो धीरे धीरे के स्टार्टिंग में हम लोग बड़ा प्रॉब्लम लेते हैं, ताकि आप लोगों को अल्टीमेटली कुछ टेंशन ना आए। क्योंकि स्टार्टिंग में सिंपल लेकर आखिरी में डिफिकल्ट लिए ना, तो आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो स्टार्टिंग में ही हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, एक बार हो जाने दो जो होना है हो, और आखिरी में आप लोगों को उसी में से एडजस्टमेंट आएंगे तो लगेगा ये तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो वैसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो अब फिर से एक बार रिकैप। द करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, फर्स्ट इफेक्ट क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेस करना है और शेड्यूल नंबर 5 के अंदर जाके लिखना है। हम लोग ये हर दिन करते हैं क्या? 20% की प्रोविजन। यस सर, हम लोग 100% करते हैं, चाहे 20 लो या 25 लो, उसके दिमाग के अंदर टेंशन लेना नहीं है, आंसर तो वही आने वाला है। एथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द बैंक, ये कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे लिख दो क्या? शेड्यूल नंबर 1 के अंदर जाके लिखना है, बस, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। शेड्यूल नंबर 1 के अंदर जाके डबल अंडरलाइन करना है। ओके, चलो अभी हम लोग जाएंगे हमारी वर्किंग नोट। ये समझ में आ गया ना? तो पूरा प्रॉब्लम समझ में आ गया है। 50 लाख रुपीज आप लोगों का क्या था? करंट ईयर का प्रॉफिट, उसमें से कितने चले गए? 50,000। आज सिंगल एडजस्टमेंट थी। सर आज क्या क्या मिसिंग है? लोन नहीं आया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं आया है। अगर उन्होंने दिया नहीं है तो हम लोग भी सोचेंगे नहीं। अगर एक एडजस्टमेंट थी, एक एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना बचा? 49,50,000 रुपीज। अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? हमारा ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना? 20%। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व हम लोग वहां से कैरी फॉरवर्ड करेंगे 20%। यहाँ एक अलग कलर देते ताकि आप लोग और समझ में आ जाए सिस्टमैटिकली। तो 49,50,000 के ऊपर 9,90,000 रुपीज, ये हमारा आंसर आ गया। 49,50,000 के ऊपर आप लोगों को क्या करना है? 20% कैलकुलेट करना है। ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ आप लोगों को और डिटेल में ये क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। 49,50,000 के ऊपर हम लोगों ने ये 20% क्या किया है? एक कैलकुलेशन किया है। ओके, तो हर दिन यही प्रोसेस करते हैं, आज भी कुछ अलग सा नहीं किया है। तो ये होने के बाद बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? तो ये मुझे बोलता है शेड्यूल नंबर 2 के अंदर मुझे लिख लो। तो हम लोग ये शेड्यूल नंबर 2 के अंदर आखिरी वाली 2 बातें लिखते हैं। चलो एक बार चेक करते हैं शेड्यूल नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने लिखा है क्या। ये देखो शेड्यूल नंबर 2 के अंदर 20% 9,90,000 आप लोगों ने वही ऊपर से लिया है जो आप लोग 20% ट्रांसफर करने वाले थे। है क्या वहां पे 9,90,000? यस सर, बराबर है 9,90,000। और ये जो अमाउंट थी ये 23 लाख, ये कहां से आ गई? ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर आप लोगों को स्टैट्यूटरी रिजर्व उन्होंने दिया था, बराबर है। तो ये 23 लाख प्लस 9,90,000, तो दोनों का सम कितना बनेगा? 32,90,000। 32,90,000। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है? तो देखो यहाँ पे ये जो है ना आखिरी वाला बैलेंस टेकन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये अल्टीमेटली यहाँ का बैलेंस है। कौन सा? ये देखो ये 39,60,000।
तो ये कहाँ पे चला गया, शेड्यूल नंबर सेकंड के अंदर 39,60,000। तो दो बातें वो जो वर्किंग नोट के टेबल के अंदर वाली होती है, एक स्टेट्यूटरी रिजर्व की और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की, ये कहां पे चली जाएगी, शेड्यूल नंबर सेकंड के अंदर। और बाकी ये कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व वगैरह, ये सभी बातें कहां पे कहां से रिलेटेड है, तो ये बातें ऊपर की रिलेटेड है, कहां से, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली बातें ये रिलेटेड है। ओके, तो ये था हमारा शेड्यूल नंबर सेकेंड के बारे में डिटेल्स में बातचीत। अभी हम लोग आएंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा हमारा, तो ये नेसेसरी शेड्यूल्स हम लोग क्लोज करेंगे। देखो शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल 50 लाख रुपीज, ये लॉक्ड हो गया, डबल अंडरलाइन की। तो ये इशूड कैपिटल कहाँ से आ गया, ये आ गया ट्रायल बैलेंस के अंदर से 47,20,000 रुपीज। यहाँ पे लिखूँ ट्रायल बैलेंस ब्रैकेट के अंदर, और एक बार क्लियर हो जाइए, ट्रायल बैलेंस वाली अमाउंट लेकर ही आप लोगों को ये क्लोज करना है। तो 47,20,000 शेड्यूल नंबर 1 की टोटल। शेड्यूल नंबर सेकंड अभी समझा है, ओपनिंग बैलेंस लेना है ट्रायल बैलेंस का, ये दोनों का टोटल बनेगा 39,90,000। कैपिटल रिजर्व आ गया ट्रायल बैलेंस, रेवेन्यू रिजर्व आ गया ट्रायल बैलेंस, और बैलेंस टेकन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया ये भी आप लोगों का ट्रायल बैलेंस। ओके, और ये सबका टोटल बैलेंस टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कहाँ से आ गया, आपके वर्किंग नोट के अंदर से। और इन 3-4 नामों का टोटल कितना बनेगा, 94,10,000। तो ये था शेड्यूल नंबर सेकेंड। डिपॉजिट तो एकदम रेगुलर है, सिर्फ टोटल लेना है, डिमांड सेविंग टर्म। तो अल्टीमेटली टोटल सबका बन गया 29,84,000, 29,84,60,000। जीरो बराबर लिखो, सभी करोड़ के अंदर अमाउंट है। फीचर भी है प्रॉब्लम का, क्या है मालूम है क्या, अमाउंट इन्होंने करोड़ के अंदर दी है, तो ये अमाउंट्स लार्ज है। आप लोगों को कैलकुलेशन आता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए उन्होंने अमाउंट्स यहाँ पर दिया। और ये एग्जामिनेशन पेपर है, ये डायरेक्टली आप लोग पहले समझ लो कि ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। तो ये थी शेड्यूल नंबर थर्ड की टोटल 29,84,60,000। फोर्थ तो बोरोविंग हमारा दोस्ती बन चुका है, 8 लाख, इसके अंदर ज्यादा आता ही नहीं है और हमें लिखना भी नहीं है। बोरोविंग फ्रॉम अदर बैंक 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। शेड्यूल नंबर फिफ्थ, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, शेड्यूल नंबर फिफ्थ। उसके बाद रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बातचीत की थी। उसके अलावा बिल्स पेएबल, इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट, ये क्रेडिट था ना, बराबर है ना, इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट आज क्या था, ये क्रेडिट था। इंटरेस्ट एक्रूड, ये भी क्या दिया था उन्होंने, आज ये दिया था, आज उन्होंने क्रेडिट। अगर डेबिट देते तो ये दोनों कहाँ चले जाते, 11 नंबर। डेबिट देते तो ये कहाँ पे चले जाते, 11 नंबर। और रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ये आ गया एडजस्टमेंट से। तो ये 3-4 नामों की टोटल बन गई है 67,75,000। नेक्स्ट, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, कैश इन हैंड, कैश विद आरबीआई। सिर्फ ऊपर से ट्रायल बैलेंस से टोटल लेना है और यहाँ पे जाके टोटल का सम बनाना है, जो बन गया 1,64,75,000। शेड्यूल नंबर 7 सिंगल नाम है, क्लोज कर दो, 86,90,000, 86,90,000। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, तीनों का टोटल लेना है, बस बाकी कुछ नहीं। तीनों का टोटल बन गया 13,12,50,000 रुपीज। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये सभी नाम हम लोगों ने नंबर्स लिखे हैं, बस वहां से उठा लो, यहाँ पे लिख लो, टोटल बना के आप लोगों के मेन बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर जाके कॉपी पेस्ट करवाना है। लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक का दोस्त, बैंक की सबसे बड़ी असेट्स। बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड 60 लाख रुपीज। लोन, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 15,40,00,000 रुपीज। यहाँ पे क्या मिस कर रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे सर लेस वाली एडजस्टमेंट नहीं आई है आज, यहाँ पे लोन वाली एडजस्टमेंट नहीं है आज। अगर वो एडजस्टमेंट आती तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेस करते और जाके कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी माइनस करते। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करेंगे और शेड्यूल नंबर 9 से माइनस करेंगे। किसी ने लोन डुबाया हो तो, लेकिन आज तो दिया नहीं है तो लिखने की कोई बात नहीं है। तो 16 करोड़ रुपीज ये आप लोगों का लोन्स एंड एडवांसेस का टोटल बन गया। शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड असेट्स, सर ये तो कोई बोलने जैसी बात है ही नहीं। प्रीमाइसेस और अदर फिक्स्ड असेट्स, अदर फिक्स्ड असेट्स, अदर फिक्स्ड असेट हम लोगों ने ऊपर कहाँ पे लिखा है, देखो एक बार, चलो अदर फिक्स्ड असेट्स, अदर 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 फिक्स्ड असेट्स, अदर फिक्स्ड असेट्स 11 नहीं, ये चला जाएगा 10 के अंदर। अदर फिक्स्ड असेट्स कहाँ पे आएगा, अदर फिक्स्ड असेट्स, और ये चला जाएगा 10 के अंदर। ये बहुत भारी उन्होंने गूगली दी है यहाँ पे। ये क्यों आ गया मुझे बोलो अभी 11 के अंदर, 10 के अंदर, 11 के अंदर क्यों नहीं आया है, कौन बोलेगा ये, मतलब दिमाग लगाओ अपना। अदर फिक्स्ड असेट ये शेड्यूल नंबर 10 के अंदर क्यों आ गया,
तो ये एकदम सिंपल है सर, अगर यहाँ पे सिर्फ अदर असेट्स होता तो ये चला जाता 11 के अंदर, और बीच में जो ये फिक्स्ड वर्डिंग दिया है ना उन्होंने, ये सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो बीच का जो ये फिक्स्ड वर्डिंग है ना, इसके वजह से शेड्यूल नंबर 10 के अंदर चला गया। तो ये याद करना है, ये गलत लिखोगे तो टोटल गलत आएगा। ओके, तो ये सिस्टमैटिकली आप लोगों को लिखना है। अदर असेट होता तो ये चला जाता शेड्यूल नंबर 11, लेकिन बीच में फिक्स्ड आने की वजह से ये चला गया शेड्यूल नंबर 10 के अंदर। चलो नेक्स्ट, अदर असेट, टैक्स पेड इन एडवांस 2,55,000, स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स 1,25,000। तो ये तो सिंपल था, लेकिन यहाँ पे बहुत मस्त गूगली दिया है उन्होंने, तो ये कंफ्यूज होना नहीं है इसके अंदर। और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 0 और ये हो जाएगा नील। ओके, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नील है। शेड्यूल नंबर 11 की टोटल 3,80,000, 10 की टोटल 33,70,000। यहाँ पे कंफ्यूज क्या था, अदर असेट, अदर फिक्स्ड असेट। ओके, अदर असेट होगा तो 11, अदर फिक्स्ड असेट होगा तो 10। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस 16 करोड़, इन्वेस्टमेंट 13 लाख 12 लाख 13 करोड़ 12 लाख 50,000। शेड्यूल नंबर 7 की टोटल 86 लाख 90,000। शेड्यूल नंबर 6 1 करोड़ 64 लाख 75,000। ऐसे ही करके 5 4 3 2 1 ये टोटल हम लोगों ने अभी क्या करना है, ये सभी टोटल्स हम लोग जाएंगे हमारे ये बैलेंस शीट के अंदर। देखो यहाँ पे द थर्ड शेड्यूल सेक्शन 29 फॉर्म ए बैलेंस शीट ऑफ नैनो बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2003 रेगुलर सेंटेंस है। कैपिटल की टोटल, कैपिटल के सामने आ गई 47,20,000, 47,20,000। अभी शेड्यूल नंबर सेकेंड की टोटल हम लोगों को लिखना है यहाँ पे, वो टोटल है 94,10,000। शेड्यूल नंबर सेकेंड की टोटल कितनी है वहां पे 94,10,000 रुपीज। ओके, उसके बाद शेड्यूल नंबर थर्ड की टोटल है 29 करोड़ 48,60,000। शेड्यूल नंबर 4 की टोटल है 8 लाख रुपीज। शेड्यूल नंबर 5 की टोटल है 67,75,000 रुपीज। तो टोटल्स बड़े, नंबर्स बड़े, अमाउंट्स करोड़ के अंदर सोने की वजह से शायद कंफ्यूजन हो सकता है। तो कैलकुलेटर पे सभी नंबर्स बराबर लिखने हैं, एक भी जीरो रह गया ना, एक भी अंडा रह गया ना वहां पे, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सिस्टमेटिकली आप लोग दिमाग लगाओ, यहाँ पे जीरो बराबर लिखने हैं। तो सबका टोटल कितना बनेगा 32 करोड़ 1,65,000। तो लाइबिलिटी की टोटल अभी एसेट के साथ मैच करनी है हम लोगों को। देखो वहाँ पे कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई 1 करोड़ 64,75,000। आप लोग नीचे ट्रायल बैलेंस देखोगे तो यही आएगा। 7 नंबर की टोटल 86,90,000। 8 की टोटल 13 करोड़ 12,50,000। 9 की टोटल 16 करोड़। 10 की टोटल 33,70,000। 11 की टोटल 3,80,000। तो सबका टोटल सम बनेगा 32 करोड़ 1,65,000। लाइबिलिटी की टोटल असेट साइड के साथ हम लोगों को हर दिन टैली करनी है। हमारा जो मोटो है कि दोनों लाइबिलिटी विद असेट साइड मैच हो जाए। तो एक बार 9 की टोटल चेक करें क्या, 16 करोड़ रुपीज है क्या? चलो 9, यस 9 की टोटल 16 करोड़ ही है। तो सब अमाउंट बराबर है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। बार बार चेक करना है, कुछ गलतियाँ होती है क्या टोटल्स के अंदर, अकाउंटेंसी है, गणित है, मतलब कुछ ना कुछ एक आधा जीरो रह जाता है। तो बार बार आप लोगों को ये देखना है कि कोई मिस्टेक ना रह जाए। तो ये देखो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आज नील है, यहाँ पे कुछ नहीं आया है, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हम लोगों का बनेगा यहाँ पे नील, और ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नील, और बिल्स फॉर कलेक्शन भी आज क्या होगा हमारा नील ही होगा। बिल्स फॉर कलेक्शन के भी अंदर कुछ आज दिया ही नहीं है उन्होंने। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बिल्स फॉर कलेक्शन वैसे हमारे लिए कुछ खास है ही नहीं। तो ये था आप लोगों का प्रॉब्लम नंबर 4। आई होप आप लोगों को सिस्टमेटिकली समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो आप लोग वीडियो दोबारा देखिए, लिखो, कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक ये चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर समझ में आएगा ना तो अगले 2 चैप्टर का बिल्कुल टेंशन मत लो, वो चैप्टर मैं आप लोगों को 3-4 दिनों के अंदर ही खत्म कर दूंगा। ओके, चलो ये सिस्टमेटिकली देखो, और कुछ क्वेरी होगी तो पूछो मुझे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।